रूस के साथ लगभग 4 साल से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक अहम घोषणा करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दी है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि रूस के खिलाफ जंग खत्म होने के बाद वो राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हैं। उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ युद्ध को समाप्त करना है, सत्ता में बने रहने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका इरादा युद्ध के बाद अपने देश का नेतृत्व जारी रखने का नहीं है। अगर रूस के साथ सीज़फायर होता है तो वो यूक्रेन की संसद से तुरंत चुनाव कराने का आग्रह करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध खत्म होते ही वो अपना काम पूरा मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जंग खत्म करना है, न कि पद के लिए भाग दौड़ करना। ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि युद्ध की वजह से चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए गए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कई आलोचक इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा स्थिति और संवैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद चुनाव कराना संभव हो सकता है, बशर्ते हालात कुछ हद तक सामान्य हों। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर सीज़फायर की सहमति बन जाती है तो बस उस अवधि का उपयोग चुनाव कराने की दिशा में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ है कि जनता एक नए जनादेश वाले नेता की तलाश कर रही है जो लंबे समय तक शांति कायम करने के लिए निर्णायक फैसला ले सके। ज़ेलेंस्की 2019 में बड़े जनादेश के साथ राष्ट्रपति चुने गए थे। सामान्य परिस्थितियों में उनका कार्यकाल मई 2024 में समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन रूस के साथ छिड़ी जंग ने हालात पूरी तरह बदल दिए। युद्ध के शुरुआती महीनों में उनकी लोकप्रियता करीब 90% तक पहुंच गई थी। फरवरी 2025 में ट्रंप ने दावा किया था कि ये घटकर मात्र 4% रह गई है। हालांकि हालिया सर्वे बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता अब भी 60% से ऊपर है। यूक्रेन के संविधान के अनुसार मार्शल लॉ लागू होने के दौरान चुनाव कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यही कारण है कि चुनाव स्वतः स्थगित हो चुके हैं। अगर ज़ेलेंस्की संसद में चुनाव कराने का विधेयक लाते हैं तो उनकी पार्टी की बहुमत स्थिति को देखते हुए ये आसानी से पास हो सकता है। हालांकि असली चुनौती सुरक्षा की होगी। फिलहाल यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा रूस के कब्जे में है और लाखों यूक्रेनी लोग विस्थापित हो चुके हैं। युद्ध क्षेत्र में चुनाव कराना रसद और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद कठिन होगा। साथ ही अगर मॉस्को इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करता है तो पूरा देश रूसी हमलों की चपेट में आ सकता है। ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर सीज़फायर की स्थिति बनती है तो उस दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करके चुनाव कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सीज़फायर के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हमें चुनाव कराने की संभावना दे सकती है। ऐसा हो सकता है कि ज़ेलेंस्की ने बार बार ये दोहराया कि उनका मकसद सत्ता पर बने रहना नहीं है, बल्कि युद्ध को समाप्त कर यूक्रेन में स्थायी शांति लाना है। उनका कहना है कि यदि चुनाव होते हैं तो लोग नया नेतृत्व चुनते हैं तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ज़ेलेंस्की का ये बयान उनकी राजनीतिक परिपक्वता और युद्ध की थकान दोनों को दर्शाता है। एक ओर वो अपने देशवासियों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया वापस बहाल होगी, वहीं दूसरी ओर रूस पर यह दबाव भी बना रहे हैं कि सीज़फायर की स्थिति में यूक्रेन लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की का ये बयान युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए नए राजनीतिक अध्याय की ओर संकेत करता है। अब ये देखना होगा कि क्या रूस के साथ सीज़फायर की कोई संभावना बनती है और क्या यूक्रेन निकट भविष्य में चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश कर पाता है। इन सब के बीच अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात बांग्लादेशी प्रवासियों की होगी। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बांग्लादेशी प्रवासियों ने देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार दिया और यूनुस इज पाकिस्तानी, गो बैक टू पाकिस्तान जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि यूनुस बांग्लादेश को तालिबानी मॉडल में ढालने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लामवादी ताकतों के साथ मिलकर देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खत्म कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को तख्ता पलट के जरिए हटाया गया, जिसके पीछे यूनुस की भूमिका थी। इसके बाद देश में अल्पसंख्यकों,
खासकर हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर अत्याचार बढ़ गए। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त से दिसंबर 2024 के बीच सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदू मारे गए, 13 यौन हिंसा के मामले सामने आए और 133 मंदिरों पर हमले हुए। प्रदर्शन में शामिल एक प्रवासी ने कहा, हम यूनुस की तानाशाही के खिलाफ हैं। उन्होंने हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास को अवैध रूप से जेल में डाला। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। उधर आगे उन्होंने कहा कि यूनुस की सत्ता में आने के बाद से मानवाधिकारों की स्थिति बदतर हो गई है। कई अल्पसंख्यक देश छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में मोहम्मद यूनुस ने 24 सितंबर को अपना भाषण दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में आए राजनीतिक परिवर्तन को जन आंदोलन का नतीजा बताया और ये दावा किया कि देश अब विकास की राह पर है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के प्रवासी मजदूर दुनिया के लिए उपयोगी हैं और सभी देशों को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को पुनर्जीवित करने की अपील की और क्षेत्रीय सहयोग को अहम बताया। यूनुस ने खुद पर तालिबानी होने के आरोप को भी खारिज किया और कहा कि सार्क का विचार बांग्लादेश से निकला था, जिसे अब तोड़ा जा रहा है। यूनुस का ये रुख और भाषण प्रवासी समुदाय को रास नहीं आया। उनका मानना है कि यूनुस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। न्यूयॉर्क में हुए विरोध प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रवासी बांग्लादेशी समुदाय मोहम्मद यूनुस की नीतियों और कार्यशैली से नाराज है और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। बात अब होगी संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के बयान की। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने के कुछ ही दिनों के बाद भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया है। कड़ा जवाब देते हुए भारत ने तुर्की के खिलाफ साइप्रस विवाद का मुद्दा उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार समाधान की मांग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस से बातचीत के दौरान ये स्पष्ट किया कि भारत साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर सैन्य कार्रवाई कर कब्जा कर लिया था। तब से वहां दो भागों में बंटवारा हुआ, एक यूनानी साइप्रस और दूसरा तुर्की प्रभावित उत्तरी साइप्रस, जिसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में अब तक इस विवाद का समाधान नहीं हो पाया है। भारत ने तुर्की द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप इसे बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि कश्मीर पर भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट और एक दशक से स्थिर है। ये भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि यूएन मंच का दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं है। वहीं भारत ने नाटो प्रमुख मार्क रूटे के उस बयान को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और नाटो से सावधानी पूर्वक बयान देने को कहा। विदेश मंत्रालय के अन्य प्रमुख बयान, अमेरिका का नया टैरिफ, इस पर भी उन्होंने बयान दिया है। अमेरिका ने दरअसल 1 अक्टूबर से कुछ दवाओं और उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत सरकार इसका विश्लेषण कर रही है। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर भी यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया। 2025 में जनवरी से अब तक 2417 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया है। ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के थे। सरकार ने लोगों से कानूनी तरीके से विदेश जाने की अपील की है। तो भारत ने तुर्की के खिलाफ जो कड़ा जवाब दिया है वो साफ तौर पर है दो टूक तरीके से। भारत ने स्पष्ट किया है कि साइप्रस विवाद का समाधान क्या है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर कब्जा किया। भारत ने कश्मीर मुद्दे को आंतरिक मुद्दा बताया था जिस पर तुर्की ने टिप्पणी की थी और इसके बाद भारत की दो टूक यहां पर साफ तौर पर तुर्की को दी गई है। इधर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पिछले कई महीनों से स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर चर्चा हो रही है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के साथ बहुत संभावना है कि भारत रूस से
Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदे, जिसे फेलोन कहा जाता है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भारतीय वायुसेना के लिए रूस से Su-57 का 2 स्क्वाड्रन सीधे खरीदा जा सकता है, जबकि कम से कम 3 से 5 स्क्वाड्रन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नासिक प्लांट में तैयार किए जाने पर विचार हो रहा है। रूस ने भारत के सामने जो प्रस्ताव दिए हैं उनमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड देने के साथ साथ विमानों में भारतीय मिसाइलों और हथियारों का इंटीग्रेशन और लोकल प्रोडक्शन भी शामिल है। रूस का यह प्रस्ताव आकर्षक है क्योंकि HAL की अगर बात की जाए तो HAL का रिश्ता और सुखोई का रिश्ता पहले से ही मजबूत है। HAL के नासिक प्लांट में दशकों से Su-30 MKI फाइटर जेट का उत्पादन हो रहा है। हालांकि भारत ने 2018 में FGFA प्रोजेक्ट से ये कहते हुए हाथ खींच लिया था कि Su-57 की स्टील्थ और सुपर क्रूज क्षमताएं अधूरी हैं। इसलिए सवाल यह है कि जिस फाइटर जेट की क्षमता पर सवाल उठाकर भारत अपने हाथ खींच चुका है, आखिर उस फाइटर जेट को फिर से क्यों खरीदने की बात हो रही है? तो इसका भी जवाब है। दरअसल इस सवाल का जवाब है भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कहानी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई में साफ तौर पर कमी देखी गई थी। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना 9 आतंकी शिविरों और 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद परिणाम यह निकला कि इंडियन एयरफोर्स को गहराई में घुसकर स्टील्थ फाइटर जेट उड़ाने की बजाय स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता की जरूरत ज्यादा है। यानी भारतीय वायुसेना का मानना है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अब दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। इसलिए Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट का महत्व काफी बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर दुश्मन के घर में दाखिल नहीं होना है, जो फाइटर जेट की स्टील्थ क्षमता का भी अगर आधा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ भी उस कमी को पूरा करते हुए मिशन को काफी कारगर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। और इसलिए भले ही Su-57 में अमेरिकी F-35 की तरह स्टील्थ क्षमता ना हो, लेकिन इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत भारी भरकम और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को ढोने की क्षमता है। जैसे इसमें R-37M एयर टू एयर मिसाइल लगता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत को पाकिस्तान और चीन के PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का जवाब देने की क्षमता इससे भी मिलेगी। यूरेशियन टाइम्स में दोनों फाइटर जेट को लेकर तुलना की गई है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रूस ने Su-35 का ऑफर भी दिया हुआ है। के सबसे शक्तिशाली टाइफून रागासा के कारण बीते 3 दिन फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग और चीन में भारी बारिश हुई। इससे यहां बाढ़ आ गई है। इससे ताइवान में एक झील का बांध टूटने से 6,000 करोड़ लीटर पानी बह गया। हांगकांग में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। साथ ही 197 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें 90 लोग घायल हुए थे। चीन में 53,000 से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचा और 56,000 लोग बिना बिजली के रहे। रागासा के बाद एक नया तूफान बुआलोई शुक्रवार को तड़के फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप लुजोन पहुंचा। इससे यहां लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बुआलोई 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान वियतनाम की ओर बढ़ते हुए ज्यादा तीव्र हो सकता है। फिलीपींस मौसम विभाग के अनुसार इस साल फिलीपींस में आया ये 15वां टाइफून है। ताइवान में टाइफून रगासा का प्रभाव सबसे गंभीर रहा है। तूफान के कारण पूर्वी ताइवान के हुआलियन काउंटी में भारी बारिश हुई, जिसके कारण एक बैरियर झील का बांध टूट गया। इस झील में लगभग 9,000 करोड़ लीटर पानी था, जिसमें से 6,000 करोड़ लीटर पानी गुआंगफू टाउनशिप में बह गया, जिससे भयानक बाढ़ आई। इस आपदा में 14 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग लापता हैं। इसके अलावा 32 लोग घायल हुए हैं। हुआलियन में करीब 70 सेंटीमीटर यानी कि 28 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, जिससे सड़कें नदियों में बदल गई और कई पुल बह गए। गुआंगफू टाउनशिप में बाढ़ ने घरों और वाहनों को बहा दिया। बचाव दल भूस्खलन और मलबे के बीच फंसे लोगों को निकालने में जुटा है। करीब 8,500 निवासियों में से 60% ने अपने घरों की ऊपरी मंजिलों पर शरण ली, जबकि बाकी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। जबकि फिलीपींस में 10 लाख लोगों को निकाला गया था। ताइवान से पहले रागासा फिलीपींस के
पनुईतान द्वीप से टकराया था, जिसके असर से भारी बारिश हुई और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भूस्खलन की घटनाएं भी हुई, जिसके चलते करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। तूफान के असर से फिलीपींस में 3 लोगों की मौत हुई। फिलीपींस में अब तूफान शांत है। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। इस तूफान की स्पीड जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ गई है और यहाँ हवाओं की स्पीड मैक्सिमम 270 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं हांगकांग में 90 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। फुल टर्न ओशन पार्क होटल में समुद्र की लहरें कांच की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई, जिससे कई लोग बह गए। शहर में सैकड़ों पेड़ गिर गए, सड़कों पर पानी भर गया, 1000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि स्कूल और व्यवसाय फिर से खुल गए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत जारी है। हांगकांग में टाइफून रागासा ने तेज हवाओं और बारिश के साथ दस्तक दी। हांगकांग ने इसे साल का सबसे खतरनाक तूफान करार दिया, जिसकी हवाओं की गति 195 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही थी।